स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। मैं हिमांशु कुमार सिन्हा वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ITITS का VT हूँ और अभी SS+2 हाई स्कूल रनिया खूंटी में कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल। जब भी किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो टाइम का महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जैसे कम्युनिकेट समय से शुरू करें तथा अधिक समय ना लें ताकि बेहतर तरीके से संचार पूरा हो सके। खुद का परिचय अवश्य दें जिससे संचार में अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा आप जिस टॉपिक का यूज कर रहे हैं या जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं उसका रेफरेंसेस के लिए वेबसाइट या टेक्स्ट या किसी अन्य माध्यम का उपयोग अवश्य करें। समय का प्रबंधन होना जरूरी है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव लिसनिंग का अभ्यास होना क्यों जरूरी है और कम्युनिकेट में क्लियर, रिस्पेक्टफुल और नॉन जजमेंटल वे होना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक होता है। साथ ही साथ हमें यह भी जानना चाहिए या जानेंगे कि हमें कब किसी को एडवाइस देने की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि संचार क्या है। तो संचार एक प्रक्रिया है जो हमें अन्य लोगों से जुड़ने में मदद करता है, जिससे हम अपने नॉलेज, अनुभव तथा अपने आसपास की चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। संचार को हम बोलकर, लिखकर, छूकर, संकेत के रूप में इत्यादि तरीके से पूरा कर सकते हैं। अब हम वर्बल एवं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं। वर्बल शब्दों का प्रयोग करके जब हम संचार पूरा करते हैं तो उसे वर्बल कहते हैं तथा लिखित रूप में, सांकेतिक रूप में, छूकर, इन सभी माध्यमों से जब संचार पूरा किया जाता है तो उसे नॉन वर्बल कहा जाता है। कैन वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स? तो हाँ, हम बिना शब्दों के भी संचार पूरा कर सकते हैं, संकेत के रूप में, लिखकर या अन्य किसी माध्यम से। वॉइस एट्रीब्यूट्स एक आसान तरीका है संचार को पूरा करने में। फिजिकल एट्रीब्यूट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक बेहतर संचार को पूरा करने के लिए। कम्युनिकेशन इक्वेशंस। अब हम लोग देखेंगे कि कम्युनिकेशन में किन किन माध्यमों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट यू हियर, आपने क्या सुना। तो जब भी शब्दों का प्रयोग होता है संचार में तो हम उसके टोन को गौर करते हैं। वोकल क्लैरिटी, शब्दों के उच्चारण में स्पष्टता है कि नहीं है। वर्बल एक्सप्रेसिवनेस, शब्दों के प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जा रहा है। व्हाट यू सी और फील, तो जब भी हम संचार से जुड़ते हैं तो बोलने वाले व्यक्ति का फेशियल एक्सप्रेशन को जरूर देखते हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। ड्रेस और ग्रूमिंग भी संचार को पूरा करने में मददगार साबित होता है। पोस्चर और आई कांटेक्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्योंकि हम आँखों से देखकर सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अपने द्वारा बताए गए चीज़ों को समझा सकते हैं। टच और गेस्चर के द्वारा भी संचार को आसानीपूर्वक पूरा किया जाता है। शब्दों का प्रभाव 10% होता है संचार में और हम सुनकर 40% तक संचार को समझने की कोशिश करते हैं या जुड़ने की कोशिश करते हैं और सबसे अधिक हम देखकर या समझकर संचार को पूरा करते हैं या संदेश को समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन, अब हम लोग देखेंगे कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होते हैं, बैरियर्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में के अंतर्गत। तो आइए अब हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, संचार जब भी होता है तो यह दो टू वे प्रोसेस होता है, एक लिसनिंग और दूसरा एक्सप्रेसिंग। मतलब जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो हम उसे
गौरपूर्वक सुनते हैं और साथ ही साथ अपना फीडबैक उसे ज़रूर देते हैं। तो कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस होता है, सेंडर और रिसीवर। अब संचार को पूरा करने में कभी कभी कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि कल्चरल डिफरेंसेस, नॉइस, लैंग्वेज, हियरिंग और जनरेशन गैप। कल्चरल डिफरेंसेस जैसे कि सांस्कृतिक भेदभाव जो संचार में बहुत अधिक बाधा डालने की कोशिश करता है। शोरगुल से भी संचार में विघ्न उत्पन्न होते हैं। भाषा, जैसे कि हमें इंग्लिश आती है और कोई व्यक्ति हिंदी समझता है तो हम दोनों के बीच में संचार पूरा नहीं हो सकता। हियरिंग, जब कोई व्यक्ति बोलने वालों की बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुनता तब भी संचार में बाधा उत्पन्न होते हैं। और जनरेशन गैप्स के कारण भी संचार में बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, अब किस प्रकार से हम संचार में संदेश को बेहतर इफ़ेक्टिव तरीके से समझा सकते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। आई कांटेक्ट, हम आई कांटेक्ट करके जिस व्यक्ति से हम संचार पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या जिससे हम अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आई कांटेक्ट करके हम उसे अपने संदेश को समझने के लिए या समझाने के लिए मदद कर सकते हैं। विजिबल माउथ, जिस तरह हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उसमें हमारे लिपसिंग का विजिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी लैंग्वेज संचार को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। अधिक समझना और उस पर कम क्वेश्चन करना भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का अच्छा उदाहरण है। इनकरेज टू कंटिन्यू, बोलने वाले को हमेशा प्रोत्साहित करना ताकि वो हमें अपने संदेश को बेहतर तरीके से समझा सके। समराइजिंग व्हाट हैज़ बीन सेड, जब संचार पूरा होने लगे तो हमने क्या क्या संदेश दिया उसे संक्षेप रूप में बताना यह आवश्यक होता है। स्माइलिंग फेस, बोलते समय हमेशा चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए जिससे सुनने वाला आकर्षित हो आता है और वह अच्छे तरीके से संदेश को अचीव कर सकता है। चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं या नहीं, इस बात की जांच करना आवश्यक होता है। बैरियर्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोग पिछले पेज में पढ़ चुके थे कि बैरियर्स होते हैं, तो उसमें से और भी अधिक बैरियर्स को देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सा बाधा उत्पन्न हो सकता है। जैसे लैंग्वेज, हमने कहा कि जब कोई व्यक्ति इंग्लिश समझने वाला हो और बोलने वाला हिंदी जानता हो तो कम्युनिकेशन में, संचार में बाधा उत्पन्न हो सकता है। टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है संचार में। अदर पीपल्स का होना संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। टू मेनी क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति बोल रहा हो और उसके संदेश के प्रति अधिक क्वेश्चन करना भी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। डिस्टेंस, दूरी भी संचार का बाधा उत्पन्न करने में सहायक होता है। डिस्कम्फर्ट विद द टॉपिक, अपने टॉपिक पे डिस्कम्फर्ट होना और सक्षम ना हो पाना, ये भी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, सुनने वाले का इंटरेस्ट में कमी हो जाना और श्रोता को बोलने वाले के प्रति नीचा दिखाने का भाव उत्पन्न होना भी संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो हम इन चीज़ों के किन किन माध्यमों से बाधा उत्पन्न हो सकते हैं संचार में, संदेश पहुंचाने में या पहुंचने में, इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ध्यानपूर्वक देखा। आइए, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनना एक कला है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से कहा गया है कि मान लीजिए कि हमें सुनने की अपेक्षा अधिक बोलने की आवश्यकता होती तो हमारे पास 2 मुंह और 1 कान होते, परंतु ऐसा नहीं है। लिसनिंग स्किल्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि एक्टिव लिसनिंग, जो श्रोता होता है वह एक्टिव होना चाहिए ताकि वो संदेश को अच्छे तरीके से अचीव कर सके। रिस्पॉन्डिंग, सुनने के साथ साथ
श्रोता को हमेशा बोलने वाले के प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहिए। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के प्रति आसान तरीके से बताना चाहिए कि उसने क्या सुना और वह जो सुना वह सही है कि नहीं। साथ ही साथ अपने स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चंस का पूछना आवश्यक होता है। रिस्पॉन्डिंग से हमें सही चीज़ों का जानकारी प्राप्त होता है तथा बोलने वाले को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे आगे का संचार बेहतर तरीके से पूरा हो सके। क्वेश्चनिंग टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, और ताकि सामने वाला व्यक्ति हमें उसका उचित तरीके से जवाब दे सके। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि क्वेश्चनिंग जो है वो क्यूज के रूप में हो, ताकि लोग बेहतर तरीके से या फिर इच्छा अनुसार उसे समझने की कोशिश करें। ग्रुप प्रोसेसेस, जब भी संचार एक ग्रुप में किया आता है तो स्वाभाविक सा बात है कि उसमें बहुत सारे लोग होंगे, और इसमें अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कम्युनिकेशन ही ग्रुप प्रोसेसेस का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। बी माइंडफुल टू प्रैक्टिसाइज, हमेशा शांतिपूर्वक सुनने का अभ्यास होना चाहिए। ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल क्यूज, सांकेतिक चीज़ों को बहुत गौर से जानने की कोशिश करना चाहिए। अच्छे तरीके से सुनना चाहिए, सुनकर उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और स्पष्टीकरण आवश्यक है। उसके साथ साथ हमें जो भी सुना उस पे एक संक्षेप रूप में विवरण आवश्यक हो आता है। साथ ही साथ संचार में क्या बाधा उत्पन्न हो सकते हैं, इसकी पहचान करना भी आवश्यक होती है, ताकि संचार शुरू करने से पहले हम उन बाधाओं को हटाकर हम आसानी पूर्वक संचार को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, साइलेंस इज गोल्डन। जितना खामोशी से आप किसी चीज़ों को सुनेंगे, आप उतने बेहतर तरीके से उसे बोल सकते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि जो जितना बेहतर श्रोता होता है, वह उससे कहीं बेहतर एक बोलने वाला होता है। और अंत में कोई व्यक्ति या कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आज हमने इन टॉपिकों पर डिस्कस किया, जैसे वर्बल एवं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सुनने की अभ्यास किस प्रकार की जा सकती है, कम्युनिकेशन में स्पष्टता, आदरपूर्वक और आलोचनात्मक तरीका नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जब हमें किसी को एडवाइस देने की आवश्यकता होती है तो उसे देना चाहिए। हम इन सभी चीज़ों को देखें तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।